हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट टॉपिक, पार्ट्स पर मिलियन और मोल फ्रैक्शन। तो आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि कंसंट्रेशन सांद्रता की बहुत सारी यूनिट्स होती है जिनके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। आगे हम सिर्फ दो इम्पॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स, वो है पीपीएम और सेकंड मोल फ्रैक्शन। सो पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, फुल फॉर्म में क्या कहते हैं इसे? पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। पार्ट्स पर मिलियन ये जो यूनिट है कंसंट्रेशन का, इसको जनरली हम कब यूज़ करते हैं? जब सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो। अभी डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? सपोज मान लीजिए आपके घर में, सभी के घर में सिंटेक्स की टंकी होगी ऊपर में, मेरे यहाँ भी है। अप्रॉक्स मान लीजिए अगर 2000 लीटर की सिंटेक्स की टंकी ऊपर छत में है, और अगर उस 2000 लीटर की टंकी में मान लो थोड़ा सा एक चुटकी नमक अगर डाल दें, तो सॉल्यूशन तो पूरा सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक का सॉल्यूशन कहलाएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। और एग्जांपल लेना चाहें तो हम ले सकते हैं कि जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में अगर CO2 कार्बन का परसेंट बाई मास लिया जाए या बाई वॉल्यूम लिया जाए तो 0.02 या 0.004 तक रहता है। तो इसका मतलब वो भी एक कैसा सॉल्यूशन है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो इस तरीके के सॉल्यूशन के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन यूनिट यूज़ करते हैं। ओके, तो क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन? मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कोई एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका मास 10 टू द पावर 6 या 1 मिलियन हो, और उस 1 मिलियन विलियन के अंदर जितने पार्ट्स विलय के डिसॉल्व होंगे वो क्या कहलाएगा? पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है। तो पार्ट्स पर मिलियन अगर मान लो हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो पार्ट्स पर मिलियन अगर हमको निकालना है तो किस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्मूला डिलीवर करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट, तो बिल्कुल यहाँ पर हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रहे कि यहाँ पर जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो किस में होगा? ग्राम में। टू द 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास है सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर भी हमको यूज करना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितने में? 1 मिलियन में। 1 मिलियन मीन्स 10 टू द पावर 6। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ले सकते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है, घर में सभी के घर में टूथपेस्ट होगा। रोज सुबह मॉर्निंग में हम क्लोजअप, कोलगेट वगैरह टूथपेस्ट करते हैं। हमने ये भी देखा होगा कि जब सेंसिटिविटी होती है दांतों में तो हमको डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि आप फ्लोराइड मिक्स टूथपेस्ट यूज़ कीजिए। तो उसी से रिलेटेड एक मान लो छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर हमारे पास मान लो इफ 0.002 ग्राम फ्लोराइड प्रेजेंट इन 100 ग्राम टूथपेस्ट, कैलकुलेट पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन डाल देते हैं अपन। हमको दिया हुआ है कि यार एक टूथपेस्ट है जिसमें फ्लोराइड की क्वांटिटी कितनी है? 0.002 ग्राम पर 100 ग्राम के पेस्ट के अंदर, 100 ग्राम का जो टूथपेस्ट होता है उसके अंदर 0.002 ग्राम फ्लोराइड है। तो हमको पूछ रहा है कि उसका कंसंट्रेशन को पीपीएम के फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला लगा दीजिए, पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट हमको दिया हुआ है 0.002 मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम इनटू फॉर्मूले में हम यूज कर रहे हैं 10 टू द पावर 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 यूज कर सकते हैं। अगर कैंसिल यहाँ पर 1 2 1 एंड 2, उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर दें डेसिमल के बाद 1 2 3
1 2 3 कैंसल, सो ओवरऑल रिजल्ट निकल कर आ गया 10। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ppm यहाँ पर इस सॉल्यूशन का जो सांद्रता है ppm के टर्म्स में कितना आया, 10 आया। तो इस तरीके से हम पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक सिंपल सा इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स मोल फ्रैक्शन पर बात कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखने से पहले मान लेते हैं, डिफाइन अपन बाद में कर लेंगे, पहले समझ लेते हैं कि चलिए हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, ये हमारे पास एक कोई सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर दो डिफरेंट घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, जो बोलना चाहें। अगर नमक पानी में ऐड है, वाटर और नमक का सॉल्यूशन है, तो दो कंपोनेंट्स हो गए, एक सॉल्ट और एक वाटर, बस वही कंपोनेंट्स हैं। तो सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर सॉल्वेंट जो भी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो सॉल्वेंट A है और जो इसके अंदर सॉल्यूट ऐड है वो सॉल्यूट है, मान लो सपोज B है। एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है उसके नंबर ऑफ मोल Na है और B जो सॉल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं, Nb हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर सॉल्यूशन का हम कंप्लीट मोल देखें तो सॉल्यूशन का कंप्लीट मोल निकल कर आ रहा है Na प्लस Nb। यहाँ पर A सॉल्वेंट को डिनोट कर रहा है, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। B यहाँ पर सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के नंबर ऑफ मोल Na और Nb। तो सॉल्यूशन का टोटल मोल कितना हो गया, Na प्लस Nb। अब मुझसे पूछा जा रहा है मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मोल फ्रैक्शन जो है वो डिफरेंट घटक डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग निकलता है, यहाँ पर एक ही नहीं निकलेगा। तो अगर हमसे मान लो पूछ रहा है कि हमें A का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो A का मोल फ्रैक्शन XA से डिनोट होगा और अगर मुझे XA का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा Na अपॉन Na प्लस Nb। उसी तरीके से अगर मुझसे कहा जा रहा है कि XB कैलकुलेट करें, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B कैलकुलेट करें, तो वो हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb अगेन। अब आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन निकाल सकते हैं। A का मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज बोलते हैं हिंदी में, निकालने के लिए हमने क्या देखा कि मोल ऑफ द A लिया और टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन लिया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अगर B के लिए निकालना था तो मोल ऑफ द B लिया और टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन लिया। तो कहने का मतलब ये है कि मोल फ्रैक्शन को अगर डिफाइन करना है तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन इस फॉर्मूले से क्या निकल कर आएगी सामने, मोल ऑफ द वन कंपोनेंट to the total mole of the solution या of solution, ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। मोल ऑफ द वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, किसी भी कंपोनेंट घटक का मोल और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, रेशियो को हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स है कंसंट्रेशन या सांद्रता की, क्योंकि इससे आगे जाके ये डिलीवर्ड करेगा राउल्ट्स लॉ को। सो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। अब यहीं पर इनको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर दोनों कंपोनेंट्स को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को जोड़ देते हैं XA प्लस XB, तो यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, Na बाई Na प्लस Nb, प्लस यहाँ पर आ रहा है बेटा Nb
अपॉन Na प्लस Nb। ओके, एलसीएम लेंगे तो आपको भी पता है कि क्या होने वाला है, Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb कैंसल टू ईच अदर। सो रिजल्ट निकल कर आ रहा है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। क्या समझ में आ रहा है हमें? समझ में ये आ रहा है कि दो कंपोनेंट्स अगर किसी सॉल्यूशन में हैं तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम या योग हमेशा कितना होगा, 1 होगा। क्वेश्चन समझ, अगर ये क्वेश्चन ये दिमाग में आ रहा है कि अगर 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो, 3 कंपोनेंट्स हो, तब क्या होगा? तो अगर यहाँ पर कंपोनेंट्स की संख्या 2 से ज़्यादा है तो भी XA XB, एक और कंपोनेंट ले लेते हैं XC, तब भी इनका सम कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो कहने का मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा। क्लियर? ओके, ठीक। चलिए अब यहाँ से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि यहाँ से हमारे लिए आने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके के होंगे। ओके, चलिए तो बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल बोर्ड्स में, नीट जेई में आने वाले क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं। सिंपल्स होते हैं, बस थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में ही डिफिकल्टी होती है। कोई भी एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, या तो डायरेक्ट मोल से रिलेटेड मोल गिवन होगा, या फिर मास गिवन होगा और मास को किस में कन्वर्ट करना होगा, मोल में कन्वर्ट करना होगा। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कि 2 मोल एथेनॉल, 2 मोल एथेनॉल प्रेजेंट इन कुछ भी एनीथिंग, 6 मोल water, calculates mole fraction of both, दोनों के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो। बहुत सिंपल है क्योंकि मोल में गिवन है। तो सबसे पहले 2 मोल एथेनॉल है और 6 मोल वाटर है, तो सॉल्यूशन का टोटल मोल कितना हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल कर आ रहा है, 2 + 6 = 8। अब आप निकाल लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इज इक्वल टू मोल ऑफ द एथेनॉल टू द टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन बाई 8। ठीक उसी तरीके से अगर हमसे वाटर का पूछ रहा है तो वाटर, मोल ऑफ द वाटर 6 टू द टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। इसे सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वो एथेनॉल और वाटर का क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। तो ये काफ़ी इजी है। चाहे तो यहाँ पर हम एक तरीका ये भी यूज़ कर सकते थे कि यहाँ पर हम x एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं और फिर हम x एथेनॉल प्लस x वाटर इज इक्वल टू 1 करके एथेनॉल का यहाँ पर वैल्यू को रखकर 1 से माइनस करने पर वाटर का मोल फ्रैक्शन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। ओके, तो यह है एक सिंपल सा क्वेश्चन। कब? जब मोल गिवन होगा। अगर मोल ना गिवन हो तो फिर मास गिवन होगा। मास गिवन होगा तो फिर सबसे पहले हमें उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, मोल में कन्वर्ट करना होगा। चलिए आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 10% एथेनॉल, ओके, 10% एथेनॉल, 20% एसिटिक एसिड, एंड 20 and 30 70% water present in a solution by mass. Calculate mole fraction
ऑफ इच सभी के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करें। अब यहाँ पर हमारे लिए 10% एथेनॉल, 20% एथेनॉल और 70% वाटर है बाई मास परसेंटेज ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। पीछे प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं क्या होता है मास परसेंटेज। ओके, 10% एथेनॉल मीन्स हो गया मास ऑफ एथेनॉल इज इक्वल टू 10 ग्राम। क्लियर? उसी तरीके से 20% एसिटिक एसिड, 20% एसिटिक एसिड मीन्स मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना? 20 ग्राम। फ्लास्क वाटर, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 70 ग्राम। ओके, अब ये सभी ग्राम में है, मोल में नहीं है। फॉर्मूले में हमें मोल यूज करना होता है, मोल ऑफ द सॉल्यूट, मोल ऑफ द कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले इन्हें किस में कन्वर्ट करेंगे? मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल के लिए क्या चाहिए? इनके मोलर मास चाहिए। तब मास अपॉन मोलर मास से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मोल कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं। मोल ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल क्या फॉर्मूला? एथेनॉल C2H5OH इज एथेनॉल। चलिए मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। 12 2 जा 24, 5 and 1 6 1 जा 6 प्लस 16, सम करें 4 6 10 16, 1 3 and 1 4 46। तो यहाँ पर हो जाएगा 10/46। सेम एसिटिक एसिड, सेम एसिटिक एसिड फार्मूला CH3COOH कैलकुलेट करेंगे सेम वे में। कितना आ जाएगा? 60। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मोल ऑफ एसिटिक एसिड 20/60 और यहाँ पर हो जाएगा मोल ऑफ वाटर। वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 या 18। तो अब यहाँ से हम इनके सभी के क्या कैलकुलेट करेंगे? मोल कैलकुलेट कर लेंगे। मोल निकालिए यहाँ पर 46 से डिवाइड करेंगे किसको? 10 को डिवाइड करना है 46 से। 46 0.100 हो गया। 45 2 जा 1 2 4 जा 8 and 1 92 रिमेनिंग 8 डेसिमल 0 1 टाइम 46 डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही अपन जनरली यूज़ करते हैं। तो समथिंग आ रहा है वैल्यू 0.21। ओके, नाउ नेक्स्ट 26 2 डिवाइडेड बाई 6। ओके, 6 0.26 3 जा 18 2 6 3 जा 18 कंटिन्यू 0.33 एंड द लास्ट 70 डिवाइडेड बाई 18 3 जा 54 10 6 4 6 6 5 1 डेसिमल 16। कितना हो सकता है? 18 72 12 162। कितने टाइम्स? 9 टाइम्स 8 टाइम्स 3.8 समथिंग अपन यूज कर सकते हैं। ओके, 10 6 4 6 5 1 1 कैंसल। फिर वही सेम 3.88 यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं 3.88। ये हो गया सभी के इक्वल मोल। यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल
0.21 प्लस 0.33 प्लस 3.88 सम करेंगे 8, 11, 12, 1, 3, 3, 6 and 8, 14, 4 कैरी 1, 3 and 1, 4, 4.42 ये निकल गया टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। अब आप सेपरेट सभी के मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, X एथेनॉल, सो मोल ऑफ द एथेनॉल, टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन 4.42, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। X एसिटिक एसिड मोल 0.33 अपॉन टोटल मोल 4.42, सेम X वाटर मोल 3.88 अपॉन 4.42। इस तरीके से अब इसे सॉल्व करके हम एथेनॉल, एसिटिक एसिड और वाटर का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डिफरेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 तरीके के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके बारे में डिटेल जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।